अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सलीम और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट वीकली में मैं नहीं आ सका था कि मैंने आपको बताया था कि चोलिस्तान रैली हो रही है और मैं उधर जाके आप लोगों के लिए एक तो कवर भी करूंगा, व्लॉग भी बनाऊंगा और आपसे शेयर भी करेंगे उसके रिजल्ट। तो आगे आगे वीकली के अंदर आपको बताते चलेंगे कि रिजल्ट क्या रहे और व्लॉग भी इंशाल्लाह जल्द आएगा। सो आज के वीकली की सबसे पहली खबर, अगेन मेरे और आप दोनों के लिए हमेशा एक सरप्राइज ये होता है कि हर 15 दिन बाद जो है अवाम जो है वो एक सूली पे लटक रही होती है कि पेट्रोल की प्राइसेस क्या होंगी। और पिछली 2-3 दफ़ा से जो है गवर्नमेंट ने हमारे पे मेहरबानी की थी कि प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई थी, जबकि एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस इंक्रीज होगी। बट मेरा ख्याल है वो रही सही कसर जो है वो इस दफ़ा निकाल दी गई है और इस दफ़ा का जो प्राइस इंक्रीज है वो तकरीबन 12 रुपए 3 पैसे का प्राइस इंक्रीज है और पेट्रोल की प्राइस अब तकरीबन 160 रुपए पे टच कर रही है रेगुलर फ्यूल की। और डीजल की जो प्राइस है वो तकरीबन 9 रुपीज 53 पैसे के इंक्रीज के साथ 154.15 रुपीज के ऊपर है। मेरे ख्याल है ये एवर हाईएस्ट रेट है पेट्रोल के। अब अगेन इसकी दो साइड्स हैं। जब आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जितने फेवरिंग लोग हैं उनसे बात करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि जी इंटरनेशनल चीज़ है, हम इंपोर्ट करते हैं और इसलिए इसकी प्राइसेस हैं। जब आप आवाम से बात करेंगे तो उनका कहना ये होता है कि जब इंटरनेशनल प्राइस नीचे भी जाती है तो हमारे पास जो है एग्जैक्ट जो है पास नहीं किया जाता डिक्रीज, बिकॉज गवर्नमेंट अपनी लेवी बढ़ा देती है, टैक्स पोर्शन बढ़ा देती है। बट हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल से अगर हम दोनों साइडों की बात देखें तो यस ये भी ट्रू है कि जो क्रूड ऑयल है वो ग्लोबली इस टाइम पे हाईएस्ट प्राइस के ऊपर है। अवाम का रोना भी अपनी जगह दुरुस्त है कि जो उनकी प्राइस मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो बट अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका लिंक ग्लोबल प्राइस से भी है और हम उम्मीद ये करते हैं कि गवर्नमेंट अगेन अपना जो लेवी पोर्शन या टैक्स पोर्शन है उसको कम करने की कोशिश करेगी, या अगर फर्दर इंक्रीज होता है तो वो गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर तक पास नहीं करेगी। बट अभी का न्यूज़ ये है कि अभी मेरा ख्याल है कि पेट्रोल जो है अपनी एवरेज प्राइस पे पहुंच चुका है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अगली खबर जो है वो भी पेट्रोल से रिलेटेड ही है। ऑयल ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जो कि पूरे मुल्क में फ्यूल की तरसील का काम करते हैं और जो टैंकर्स लेके जाते हैं, उन्होंने जो है एक खामोश एहतजाज अभी रिकॉर्ड कराया है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और ये जो है आगे एक जो है ना, मुझे लगता है कि अगर उनकी बात ना सुनी गई या ना मानी गई तो कल को ये एक मजीद जो परेशानी की सूरत हाल कर सकता है और शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है अगर वो मुल्क की हड़ताल पर चले जाएं। उनका कहना ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो एमसीज जिनको बोला जाता है, जिस तरह डिफरेंट कंपनीज हैं, उन्होंने हमसे वादा ये किया था कि जब प्राइस रिवाइज की जाएगी तो हमारे जो फ्रेट है उनको भी रिवाइज किया जाएगा। बट प्राइस इंक्रीज कर देगी बट हमारा फ्रेट सेम है। और उनका पॉइंट भी वही है जो बाकी तमाम लोगों का होता है कि अगेन वो जिस गाड़ी के ऊपर या लॉरी के ऊपर तेल लेके जाते हैं वो भी खुद भी तेल कंज्यूम करती है और तेल की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो उनका फ्रेट बढ़ाया जाए। सो अब जो फिलहाल जो है इस बारे में मतलब जो एहतजाज है बड़ी खामोशी से उन्होंने ओएमसीज के बाहर किया है। बट अगर ये एहतजाज बढ़ गया तो मुझे लगता है कि आगे जो जाके मुल्क के अंदर फ्यूल का जो है क्राइसिस भी आ सकता है। याद रहे इससे पहले जो ओएमसीज के जितने डीलर हैं उन्होंने भी एक दफा एहतजाज किया था पहले और वो 2-3 दिन के अंदर कंट्रोल हो गया था। उनका कहना यह था कि मार्जिन बढ़ाया जाए। अभी वो ऊंट किस करवट बैठा है उसका भी हमें कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल ये ट्रांसपोर्टर्स का जो हड़ताल है या ट्रांसपोर्टर्स की जो कॉल है ये अगर आती है तो मेरा ख्याल है ये एक जो है इससे काफ़ी इफेक्ट होगी मार्केट। हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले पहले जो है बजाय इसके कि कोई नया चीज़ सामने आए या नया कोई बुरहान पैदा हो उससे पहले इस मसले को हल कर लिया जाएगा। अब चलते हैं अपकमिंग गाड़ियों के बारे में। अपकमिंग गाड़ियों के बारे में आप लोगों को बताते रहते हैं कि जौन सी गाड़ी आने वाली है। तो अगर मैं इस महीने की बात करूं, फरवरी की या मार्च के अर्ली की बात करूं, तो 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां जो है एक्सपेक्टेड है। एक सुजुकी की स्विफ्ट हमने आपको बताया था नई जनरेशन आने वाली है। होंडा सिविक की 11th जनरेशन जो काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड है, उसके बारे में लोगों के अंदर काफ़ी सवाल थे, भाम थे। पहले डीलर्स ने बुकिंग लेना शुरू की ब्लैक मार्केट करने के लिए, उन लोगों के साथ मिलकर जो गाड़ियां ऑन पे बेचना चाहते हैं वो तमाम लोग, वो लोग जो कि दूसरों को एक माफिया कहते हैं या दूसरों को कहते हैं कि जो फ्रॉड करते हैं, वही तमाम लोग जो है बगैर गाड़ी देखे, बगैर गाड़ी की प्राइस जाने जाके डीलरों को 12-12 लाख रुपए पढ़ा रहे थे। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हमें कहा कि जी हम तो नई सिविक बुक भी करा ली जब कंपनी ने बुकिंग शुरू नहीं की थी। हमने अपनी साफ़ी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई, आपको बताया कि तब बुकिंग शुरू नहीं हुई थी। अब बुकिंग शुरू हो चुकी है, उसके 3 वेरिएंट्स हैं और जो ही हमारे पास इंशाल्लाह उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि अभी तो डीलरशिप पे भी नहीं पता कि 3 वेरिएंट्स में क्या फ़र्क है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपके लिए उसका एक वॉक अराउंड भी लेके आए और बाद में डिटेल रिव्यू भी लेके आए। तीसरी गाड़ी जो कि आने वाली है मैंने आपको बताया था चंगान ओशान X7 है। मैं उस गाड़ी को देख के भी आया हूं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चोलिस्तान रैली से मैं डायरेक्टली वहीं पे जाऊंगा कराची और मैं चंगान के प्लांट पे गया, मैंने उस गाड़ी को देखा। बट अगेन एक जिम्मेदारी ये है कि मैंने उन लोगों से कमिटमेंट की थी कि जब तक वो उसको रिवील नहीं करेंगे मैं कोई डिटेल रिवील नहीं करूंगा। तो जो ही इंशाल्लाह ताला उनका लॉन्च अनाउंस हो जाएगा तो मैं आप लोगों से उसका फर्स्ट लुक जो रिव्यू है वो भी शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक डिटेल रिव्यू भी ओशान X7 का लेकर आऊं। तो
तो ये तो हो गई अपकमिंग गाड़ियों के बारे में बात। एग्जिस्टिंग गाड़ियों के अंदर कभी कभी हमारे मार्केट में साइलेंट चेंज किया जाता है, जिसको साइलेंट फेसलिफ्ट भी कहा जाता है। सो एक गाड़ी उनमें से होंडा की एलेंट्रा भी है। एलेंट्रा की आपको याद होगा, मैंने आपको एक दो हफ्ते पहले कहा था कि जो एलेंट्रा का प्राइस इंक्रीज हुआ है वो मुझे लगता है कि एफईडी से ज्यादा है। एंड अगेन एफईडी से ज्यादा का मतलब ये है कि जितना इंपैक्ट एफईडी की वजह से आना चाहिए था उससे ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी जिस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियां थी, अगर एफईडी जो कि एक सर्टेन परसेंटेज जो गाड़ी की प्राइस होती है, अगर वो टोयोटा और होंडा पे एक अमाउंट से बढ़ा है तो एलेंट्रा पे भी तकरीबन उतना ही बढ़ना चाहिए था। बट उसका इंपैक्ट जो है वो डबल पे आया, तकरीबन 4 लाख रुपए प्राइस बढ़ाई गई थी एलेंट्रा की, जबकि उसकी कंपैरेटिव प्रोडक्ट 2-2 लाख रुपए महंगी हुई थी। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये मेरे ख्याल से खाली एफईडी नहीं है, बल्कि इन्होंने गाड़ी की प्राइस भी इंक्रीज की है, जो कि सच बात साबित हुई बाद में भी। और वो गाड़ी की प्राइस इंक्रीज की और प्राइस इंक्रीज के साथ एक साइलेंट फेसलिफ्ट दे दिया गया है। पहले अगर आपको याद हो तो एलेंट्रा के व्हील्स चेंज किए गए थे, फिर एलेंट्रा की सीट जो है लेदर की गई थी, और इस टाइम पे जो एलेंट्रा का जो हेड यूनिट जिसको बोलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो चेंज कर दिया गया है। और उसके अंदर 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दे दी गई है, जिसके अंदर एप्लीकेशन माय होंडाई जो है उसके थ्रू आप गाड़ी की कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। अभी वो गाड़ियां मार्केट में नहीं आई, जो ही आएगी हम आप लोगों को उसके बारे में मजीद डिटेल बताएंगे। एक और गाड़ी जिसके बारे में पाकिस्तानी मार्केट में काफी ज्यादा हमेशा एक इंटरेस्ट भी होता है, शोर शराबा भी होता है और बहुत से मीम्स भी बने हैं, वो सुजुकी ने अपने बुलान के अंदर एसी देना शुरू कर दिया है। और बड़ा सरप्राइजिंग बात यह है कि मुझे जब उसकी तस्वीरें मिली नेट पे तो मैं समझा कि किसी ने मजाक किया। जो एसी के यूनिट की जो नॉब थी ना, वो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे किसी ने हाथ से खुद लगाया। बट टू माय सरप्राइज अभी जो फाइनल डिटेल तस्वीरें आई हैं उसके अंदर वही एसी का यूनिट मौजूद है, जिसकी नॉब्स ऐसे लगती हैं कि जैसे आपने घर के अंदर खुद फिक्स किए हैं। मेरा ख्याल है विद टाइम उसके अंदर थोड़ी बेहतरी लेके आएगी सुजुकी, मतलब लेके आनी चाहिए। और अगर हम बात करें प्राइस इंक्रीज की, तो जो प्राइस इंक्रीज है वो इतना ज्यादा नहीं किया है जो एसी लगाने के बाद और एसी से पहले की जो प्राइस है, मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइड है। वो तकरीबन 98,000, बल्कि 98 भी नहीं, 87,000 का डिफरेंस बनता है अगर हम कैलकुलेट करें। 12,75,000 रुपए का अब एसी के साथ है, पहले 11,78,000 रुपए का था, तो 87,000 रुपए का इंक्रीज है। सो अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल से प्राइस वाइज तो जस्टिफाई करता है। बट उसकी जो लुक्स है, उसकी वो थोड़ी बहुत नॉब्स थी, उसके बारे में मुझे थोड़ी अभाम है। उसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी होती है और लॉन्ग टर्म उसकी वायबिलिटी कैसी रहेगी, कि वो एसी के साथ गर्म तो नहीं होती, गर्मियों के अंदर एसी की जो कूलिंग है वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो वो इंशाल्लाह भी आने वाले महीनों में हम आपको कवर करके जरूर बताएंगे कि वो उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैंने आपको बता दी, जो उसकी प्राइस इंक्रीज है वो तो मेरा ख्याल है जस्टिफाइड है। उसकी जो स्विचेस थे उनसे मुझे थोड़ा बहुत एतराज था, बट अगेन वो हर कंपनी का अपना एक डिजाइन फीचर है, उनकी अपनी टीम है, वो जिस तरह उसको चाहे डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको हमेशा बताते हैं प्राइस इंक्रीज के अंदर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है वो मेरा ख्याल है वो अवार्ड विनर है, क्योंकि गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज की ही एक दफा होती है, 2 दफा होती है या 5 दफा होती है साल में। लेकिन मोटरसाइकिल तो मेरा ख्याल है जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती है, इसी तरह साथ साथ मोटरसाइकिल की प्राइस भी इंक्रीज कर लेते हैं। और यामाहा जो है उसने एक दफा फिर अपने मोटरसाइकिल की प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं। तकरीबन 11,000 और 12,000 रुपए का डिफरेंस है 3 डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर, आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा हो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अगली जो व्लॉग है वो कार सेल्स डाउन का व्लॉग है, और जो है गाड़ियों की सेल अगर 2022 के जनवरी को हम देखें तो वो 25% डाउन है। अगर हम गाड़ियों की जो मंथ ऑन मंथ सेल को कंपेयर करें तो दिसंबर हमेशा समझा जाता है कि लो मंथ का सेल है, बिकॉज अगला साल आ रहा होता है और लोगों को तो हमने नया मॉडल लेना है। बट सरप्राइजिंगली अगर हम दिसंबर 2021 को जनवरी 2022 से कंपेयर करें तो 25% डिक्रीज है कार सेल्स के अंदर। उसकी रीजन क्या है, मुझे ये नजर आता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी की अगर हम देखें फॉर्मूला देखें तो अक्सर कंपनियों ने गाड़ियों की प्राइस बढ़ाई थी, और उन्होंने बढ़ाने का जो फॉर्मूला दिया था, जो कि एक मेरा ख्याल है मसला फीसा गौरत से कोई कम नहीं था, कि इस महीने की गाड़ियों की तो ये प्राइस होगी, इसकी तो ये होगी, इसकी तो ये होगी। सो दिसंबर वाज द लास्ट मंथ जिसके अंदर पुरानी प्राइस के अंदर गाड़ियां मिल रही थी, और जनवरी के अंदर एकदम प्राइस हाइक आनी थी। वो एमजी हो, वो होंडाई हो, वो टोयोटा हो, काफी गाड़ियों के साथ ये था। तो मेरे ख्याल से ये रीजन थी कि लोगों ने इस साल दिसंबर में बजाय इसके कि गाड़ियों को वो छोड़े, उन्होंने गाड़ियां लेना शुरू कर दी थी और जनवरी का वेट नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेक डाउन है या अगर डिक्लाइन है जो गाड़ियों की सेल में, वो इस वजह से है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरी एक थोड़ी बहुत सी एक अंडरस्टैंडिंग जो है मैं उसके मुताबिक आपसे ये शेयर कर रहा हूं। अगला जो व्लॉग है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। हमारे मुल्क में काफी अरसे से लोग गाड़ियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करते आ रहे हैं, और हम ये बात करते हैं कि गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स होने चाहिए, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए। फिर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया हमने कई दफा, फिर हमें गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने बताया कि जी हमें बिल्कुल एहसास है, हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर लास्ट हमने आपको मेरा ख्याल है 1-2 वीकली पहले बताया था कि जून इज द डेडलाइन, जिसके बाद पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी बगैर एयर बैग्स के नहीं आ सकेगी। और इस तरह हम जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने जा रहे हैं। इंडिया जो कि हमारा हमसाया, और हम अक्सर हमारे जो उनसे हम देखें सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो हम गाड़ियों का कंपैरिजन भी करें तो हम अक्सर कहते हैं यार गाड़ियों की प्राइस से कंपैरिजन इंडिया से किया जाए।
और अब उन्होंने एक नया स्टेप लिया है। दुनिया में एक स्टैंडर्ड रेटिंग है एनकैप के नाम से, जो कि गाड़ियों की जो है टेस्टिंग करती है, उनका क्रैश टेस्ट करते हैं और फिर उसको एक नंबर देती हैं ताकि डिफरेंट गाड़ियों को आप कंपेयर कर सकें। तो इंडिया वालों ने एक अपना एनकैप स्टैंडर्ड निकालने के लिए एक स्टेप लिया जिसको भारत एनकैप कह रहे हैं। उसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो करेंगे। अब मेरा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है कि अगर वो ये स्टेप ले रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में अभी तक कोई क्रैश टेस्ट फैसिलिटी नहीं है, हम जो एक स्टैंडर्ड को अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम एक दफा बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें अपना कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए। तो दुनिया में जो स्टैंडर्ड है हम उसको बेसिकली रीइन्वेंट व्हील ना करें, बेशक हम उन्हीं को फॉलो करें, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स अबाउट द टाइम कि हम पाकिस्तान में इतने कारसाज इदारे ले आए हैं तो उनकी टेस्टिंग के लिए, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई एक हम भी जो है ना एक इदारा बना लें या एक इदारा के साथ एक स्टैंडर्ड बना लें, ताकि हम भी इस दौड़ में जो दुनिया में है बेसिकली अपने सिटीजन्स की सेफ्टी की, उसमें हम कहीं पीछे ना रह जाएं। बिकॉज हमने गाड़ियों के इदारे तो बना दिए हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह 13-14 कंपनियां जो गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही हैं, बट वी हैव टू हैव अ रेगुलेटर जो ये चीज डिसाइड करे कि जो क्वालिटी है उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होगा, जो गेज इस्तेमाल होगी स्टील की उसका एक स्टैंडर्ड होगा, गाड़ियों की ब्रेक की जो कैपेबिलिटी है उसका एक स्टैंडर्ड होगा, और एयर बैग्स की जो अवेलेबिलिटी और उनकी एफिशिएंसी है उसका भी एक स्टैंडर्ड होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज जो है किसी ऐसे इदारे तक जरूर पहुंचेगी जो कि इसका जिम्मेदार है, और वो इंशाल्लाह इस पे काम जरूर करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया था कि हम चोलिस्तान जा रहे हैं और चोलिस्तान रैली का व्लॉग भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, लेकिन चोलिस्तान रैली के व्लॉग से पहले मैं आप लोगों से रिजल्ट शेयर करना चाहता हूं। तो इस टाइम 140 पार्टिसिपेंट ने जो है हिस्सा लिया चोलिस्तान रैली में। 17वीं चोलिस्तान रैली थी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरिंग इवेंट होता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए इसकी पल भर की खबर जरूर लेके आए। तो इस दफा मैं आपको बताता चलूं 9 कैटेगरी की रेस हुई थी। 4 स्टॉक कैटेगरीज के डिफरेंट कैटेगरियां थी, 4 प्रीपेड की थी और एक वुमेन कैटेगरी थी। टोटल 9 कैटेगरी की रेस हुई। और अगर मैं आपको बताता चलूं सबसे ज्यादा शॉर्ट आफ्टर जो ए प्रीपेड कैटेगरी होती है उसके रिजल्ट आपसे बताऊं तो जाफर मक्सी साहब जो हैं उन्होंने जीत का सेहरा अपने सर लिया है, और उसके बाद सेकंड पोजीशन जो नादिर मक्सी साहब की आई है, और तीसरे नंबर पे आसिफ फजल चौधरी साहब आए हैं। इसी तरह अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज के रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और रिजल्ट और टाइमिंग भी देख सकते हैं। खवातीन की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर निदा वास्ती जो है जो कराची से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जो है जीत का सेहरा अपने सर लिया है, और सेकंड नंबर पे परवश हयात खान है वो आई हैं। उनकी जो रेस की टाइमिंग है वो भी आप नीचे जाके पढ़ सकते हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज के रिजल्ट को आप जाके अगर देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप चोलिस्तान रैली के रिजल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि चोलिस्तान रैली का जो व्लॉग है वो भी आप लोगों के लिए जल्द लाइव कर दें, ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है मोटर स्पोर्ट्स के अंदर वो कायम भी रहे, और आप लोगों को साथ साथ उसकी जो मोटरिंग फन है वो भी उसकी एक व्लॉग की सूरत में एक वीडियो जरूर मिले। सबसे आखिर में मैं आपको बताता चलूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि पाक व्हील्स हर साल ऑटो इंडस्ट्री का एक सर्वे करता है, और वो आप लोगों की बेसिकली एक आवाज मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाने के लिए या मार्केट तक पहुंचाने के लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन टूल है। हमने अक्सर देखा है लोगों को बड़ा एतराज होता है कि जी पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये चीज ठीक नहीं है, या फलाना मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर की जो है केयर नहीं करता और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये आपके लिए एक मौका है कि आप इस सर्वे को फिल करके अपनी आवाज जो है मैन्युफैक्चरर तक, इंडस्ट्री तक पहुंचा सकते हैं। पाक व्हील्स ऑटो सर्वे है जो डिफरेंट चीजों के ऊपर होता है कि आप कौन सी इंश्योरेंस कंपनी इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ट्रैकर इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ऑटो मैन्युफैक्चरर की 3S सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट जो है आपकी इंडस्ट्री के स्फीयर है उनको कवर करता है। तो अगर अभी तक आपने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑटो सर्वे है उसको फिल नहीं किया, जो कि पाक व्हील हर साल कंडक्ट करता है, तो मैं नीचे एक लिंक लगा दूंगा, आप एक सर्वे में अपनी राय जो है उसका इजहार कीजिए। इस सर्वे को फिल करके आप जो है कुरानंदाजी के लिए क्वालिफाई कर देंगे, जिसके जरिए आप डिफरेंट इनामात जीत सकते हैं, और उसकी लिस्ट जो है वो भी आपको अगर जो सर्वे का पेज है उसके ऊपर ही मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने सर्वे को फिल नहीं किया तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करें। मैक्सिमम आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे और आप ऑटो इंडस्ट्री के बारे में अपनी राय जो है उसका खुलकर इजहार कर सकते हैं, और आपकी राय आई विल अश्योर यू कि ऑटो मैन्युफैक्चरर तक, इंडस्ट्री तक जरूर पहुंचेगी। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो मौसम की तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आने वाली है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी गाड़ियों की एसी की सर्विस नहीं कराई तो करा लें, बिकॉज मौसम बड़ी तेजी से चेंज होता है, और जब एकदम सर्दियों से गर्मी का मौसम आता है तो लोगों की गाड़ियों के एसी खराब होते हैं, और एंड टाइम पे जब वो कराने जाते हैं तो गैस महंगी होती है, एसी की सर्विस के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और अगर आप अपनी गाड़ी को बगैर एसी सर्विस किए चलाएंगे तो एसी के ऊपर लोड पड़ता है, फिर उसका कूलिंग कॉइल लीक हो सकता है, उसकी गैस लीक हो सकती है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट खराब हो सकते हैं,
और आप जो है ना छोटा जो है ना खर्चा बचाने के चक्कर में बड़े नुकसान से ना वो कर बैठते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, गर्मियों के अंदर आपके जो टायर होते हैं अगर वो कमजोर होंगे तब भी आपकी गाड़ी जो है वो उसके टायर के फटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपनी गाड़ी के टायर को चेक कर लें, अपनी गाड़ी के एसी को चेक कर लें, ताकि आपको जो आने वाला जो सीजन है उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। इसके अलावा हाईवे के ऊपर मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि मैं काफी ज्यादा ट्रैवल करता हूं, अभी चोलिस्तान के सिलसिले में भी हाईवे पे ट्रैवल करना हुआ, फिर कराची जाना हुआ, तो मैंने एक चीज नोटिस किया, हमारे यहाँ पे हाईवेज के ऊपर जो है ना लोग गाड़ियों की जो लाइट्स हैं उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि अगर आपकी गाड़ी की लाइट खराब है तो वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पीछे आने वाले के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रिस्क है। तो कोशिश करें कि जब आप हाईवे पे जा रहे हो, शहर में भी रहने के लिए भी, लेकिन हाईवे पे जाने के लिए खास तौर पे कोशिश करें कि अपनी गाड़ी की जो लाइट्स हैं, हेडलाइट्स, टेल लाइट, उनको बिल्कुल ठीक कर लें। दूसरी चीज, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। मैं और आप तमाम लोग ये बिल्कुल वावेला जरूर मचाते हैं, शोर भी करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा कर दिया, लेकिन हम सड़कों पे देखते हैं कि लोगों की जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं या गाड़ी को रखने की हैबिट्स हैं वो ऐसी नहीं है कि जिससे पता लगे कि भाई उनका रोना भी जो है वो सही है। बिकॉज अगर आप पेट्रोल महंगा है तो अपने ट्रिप को तरीके से प्लान करें, गाड़ी को आइडलिंग के ऊपर स्टार्ट मत खड़ा रखें। अगर आप ट्रिप प्लान करें तो उसको ऐसे प्लान करें कि आपको जो रोड ब्लॉक्स हैं वो कम मिले, जो रोड ब्लॉक्स के अंदर आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत ज्यादा खराब होती है। इसी तरह अगर आपने शहर में भी कम्यूट करना है और आपने अपनी जो ट्रैफिक के लिहाज से, अपने रश आवर्स के लिहाज से अपने कम्यूट को जो है प्लान कर लेंगे तो आपका फ्यूल बच सकता है। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीकली में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गेतन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gotta get in, only on Parkville.